आप पे उतना ही फोर्स कितना लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। तो थर्ड लॉ क्या है एप्लीकेशन बेटा, इक्वल क्या, इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम देन ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब एक दूसरे पे जितना एक्शन करेगा दूसरा पहले पे उतना ही बेटा रिएक्शन करता है। ये वैल्यू ऑलवेज इक्वल एंड क्या होता है आपका, अपोजिट होता है। इसके बेस में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग न्यूटन का एप्लीकेशन कर रहे थे, एप्लीकेशन थोड़ा देख लीजिए तब फिर उसको करते हैं। अगला सिंगल बॉडी पे फोर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कैसे वो एक्सेलरेट होगा। अगर बॉडी कांटेक्ट में है, अगर बॉडी कैसे हैं आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक, या हैंगिंग कंडीशन में, तभी हम लोग कहेंगे, लिखिएगा मोशन ऑफ बॉडी, हेडिंग करेंगे बेटा, मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडीज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट, प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट। अगर आपका बॉडी में मोशन हो रहा है वो एक दूसरे के किस में है, कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, तो कंडीशन क्या होगा, आ गया बेटा इधर बैठे, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे सिचुएशन क्या आएंगे देखें। सपोज एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक हमारा बेटा ये है, दिस इज M1, दिस इज M2, एक पे M1 है दूसरे पे M2। अगर इन ब्लॉक को मूव कराना है राइट वर्ड, अगर इधर की तरफ ले जाना है तो M1 वाले पे फोर्स लगाएं या M2 पे, राइट वर्ड ले जाना है, दोनों एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, तो फोर्स M1 पे लगेगा या M2 पे। आपके पड़ोसी लोग कहाँ हैं बेटा, आते हैं कि गायब हैं, अच्छा गायब हैं, चलिए M1 है या M2, किस पे, M1 पे, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे कांटेक्ट में है। इनको दो कॉपी दो बेटा, जैसे मान लो इनकी एक बुक है, एक और दे दो, यही दे दो, दिखिए अलग अलग, ये दो आपके, ये कॉपी एक बुक है ना। अब इसे हमें क्या करना है, अगर जुड़े हुए होते, कनेक्टेड होते, तो बेटा हम आगे वाले फोर्स लगाते तो पीछे वाला साथ साथ आता। जैसे ट्रेन का इंजन आपका होता है, वो चलता है, पीछे जितने भी उसमें क्या है कंपार्टमेंट है साथ में जुड़े होते इसलिए चलते हैं। अगर कहीं से बीच से ब्रेक कर दिया जाए तो चलेगा क्या पीछे वाला, ठीक। तो अगर आपको क्या करना है, पुल करना है किसी चीज को, तो एक दूसरे से वो कनेक्टेड होने चाहिए पीछे वाले, तब साथ में आएंगे। अब पुश करना है तो कनेक्टेड नहीं, केवल कांटेक्ट में है, तभी जैसे हमने इसको पुश किया, अब ये सारा आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर पुश करके किसी बॉडी को मूव कराना है तो हम लोग फोर्स बैकवर्ड बॉडी पे लगाएंगे, सबसे पीछे वाले पे, और पुल करके अगर ले जाना है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो फॉरवर्ड वाले पे लगाएंगे आप, ठीक। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में बेटा आप अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो या फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं, एफ कर रहे हैं, अब ये फोर्स जो होगा इन दोनों बॉडी को मूव कराने का काम करेगा। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बोलते हैं उसी को, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है जरा समझ लीजिए। जैसे ये बॉडी है बेटा, हमने इसी में ले लिया, ये दो ब्लॉक है ना, ठीक। अगर इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, मतलब दो किसी एक बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को FBD बोल लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो कंडीशन क्या है, हमने क्या किया, एक बॉडी ये ले लिया, दूसरा वाला हमने ये ले लिया बेटा, इन दोनों बॉडी को आपने सरफेस पे रख दिया, इन दोनों बॉडी क्या किया आपने, सरफेस पे रख दिया, ठीक। तो जब सरफेस पे रखा तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमने फोर्स इधर से F लगाया, इधर से फोर्स क्या लगाया, F लगाया, ये पहले वाले बॉडी पे जिसका मास कितना था, M1 था। बॉडी बेटा कहीं भी रखेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, इंक्लाइंड सरफेस पे हो, कहीं भी आप रखोगे ना, उसका वेट ऑलवेज कहाँ काम करेगा, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ काम करेगा। ऑलवेज किसी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स यानी उसका वेट होता है ना, वेट ऑफ द बॉडी एक्ट डाउनवर्ड, ठीक, वो डाउनवर्ड काम करेगा। तो इस पे एक फोर्स तो लगाया आपने लेफ्ट साइड से मूव कराने के लिए, दूसरा इसका वेट होता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, और इसकी वैल्यू जो होगी mg के बराबर होगा। अगर मास आपने m लिया तो mg के बराबर, मास यहाँ m1 लिया तो हमने यहाँ पे कर लिया m1 × g, कितना हो जाएगा, m1 × ये 1 है बेटा, m1 × g के बराबर हो गया, ठीक। दोबारा लिख देते हैं, ये m1 × क्या हो गया, g के बराबर हो गया इसका वेट, ठीक। अब कंडीशन जो वेट होता है, अगर उसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट नीचे की तरफ होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स, या दूसरा उसी को रिएक्शन फोर्स भी बोला जाता है। अभी बार बार टर्म्स यूज आएंगे, ठीक, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक। तो ये कंडीशन, अब देखो ये इस बॉडी पे जब फोर्स लगाएंगे इसे पुश करेगा ना भाई, ये वाला आगे वाले धक्का देगा, तो अभी आपको बोला एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट,
तो पीछे वाला आगे वाले को जितने फोर्स से पुश अप करेगा, पीछे वाले आगे वाला पीछे वाले को उतने से बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहेगा। तो मान लो इधर से लगने वाला फोर्स हमारा बेटा एफ डैश है। कितना है? एफ डैश है। ये एफ डैश इस सेकेंड बॉडी के द्वारा, जिसका मास आपने m2 लिया है, इसके द्वारा फर्स्ट पे लगाया गया, या उल्टा कह लो ये एफ डैश m1 वाले मास ने m2 पे क्या किया? अप्लाई किया। m1 वाले ने किस पे अप्लाई किया बेटा? m2 वाले मास पे अप्लाई किया। तो ये एफ डैश जो है इधर की तरफ, इन दोनों पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होंगे। जैसे अगर ये इनको पुश करें तो जितना फोर्स इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करना, जितना फोर्स ये इन पे लगाएंगे उतना ही फोर्स इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इन पे इन्हें लगाना पड़ेगा, तब इक्विलिब्रियम होगा। अदरवाइज क्या करेंगे? ये परमानेंटली मूव कर जाएंगे। ठीक, तो कंडीशन क्या हो गया? अब ये इधर की तरफ, इसका वेट जो होगा बेटा m2 × g डाउनवर्ड। ये भी रिएक्शन फोर्स आपका, इसको मान लो R1 ले लिया, R1 ले लिया, इसको आपने क्या ले लिया? R2, और यही आपका नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं N2। लेकिन याद रखेंगे जब तक हम लोग स्मूथ सरफेसेस पे बात कर रहे हैं, किस पे? स्मूथ चिकने सरफेस पे बात करेंगे, तब तक इनका बहुत रोल कुछ है नहीं। लेकिन जब रफ सरफेस पे बात करेंगे यानी फ्रिक्शन वाले, तब इनके बेटा रोल होंगे, तब इनके क्या होंगे? आपके रोल होंगे। अभी कोई इसका पर्टिकुलर रोल बहुत नहीं है। अब ये इधर की तरफ करेंगे, आगे कोई बॉडी है नहीं, तो जो आपका मूवमेंट होगा इस पर रिएक्शन, एक्शन तो हो रहा है लेकिन रिएक्शन करने वाला है ही नहीं है, तो पीछे की तरफ इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर फ्रिक्शन होता तो सरफेस पे आपका यहाँ पे फोर्स लगाता। ठीक, अब सुनो, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बेटा हमने फोर्स F लगाया, फोर्स कितना अप्लाई किया आपने? F अप्लाई किया, दोनों एक दूसरे के पास पास रखे हैं, तो बताओ तेज m1 वाला चलेगा कि m2 वाला चलेगा? हाथ उठाओ, कितने लोग बताएंगे? बोलना नहीं, पहले हाथ उठाना है। अगर फोर्स पीछे से F अप्लाई किया गया तो जो बॉडी आपका m1 m2 मास के हैं वो m1 वाला फास्ट चलेगा कि m2 वाला फास्ट चलेगा या कुछ और होगा? हाथ उठाइए, कितने लोग बताएंगे कौन फास्ट चलेगा? फास्ट कौन चलेगा? हाथ उठाए भैया। कौन कौन उठाया? आपने 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 आप बताओ बेटा, खड़ी हो पहले, कौन फास्ट चलेगा या कुछ और होगा? नहीं जी, दोनों चलेगा बराबर। आप दोनों इक्वल चलेगा, आप दोनों सेम राशि चलेंगे। जैसे मान लो ये दो लोग खड़े हैं, यहाँ पे आके खड़े हो जाए, हम इनको पुश करें, दोनों साथ में हैं, कांटेक्ट में हैं, कौन तेज चलेगा? जब ये धक्का हम दे रहे हैं ना, तो हम जो लगाएंगे जितने से ये चलेंगे उतने से तो इनको भी चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक, इनको उतने से चलना पड़ेगा जितना तेज से ये चलेंगे, और इनको चलाने वाले हम हैं, तो हम जितना तेज इनको चलाएंगे उतना ही तेज से भी चलेंगे ना। तो फोर्स हमने कहाँ लगाया? बैक बॉडी पे। तो जितना तेज ये वाला चलेगा उतना ही तेज इसको चलना पड़ेगा बेटा ना। तो दोनों की वेलोसिटी या कह लो एक्सीलरेशन दोनों में जो डेवलप होगा वो सेम सेम रहेगा। बॉडी कनेक्टेड हो या बॉडी कांटेक्ट में है, बॉडी कनेक्टेड हो या बॉडी कांटेक्ट में है, उस कंडीशन में बॉडी जो भी मूव करेंगे वो सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे या कह लो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक, जैसे ट्रेन चल रहा है, ऐसा नहीं इंजन 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है और पीछे वाला कंपार्टमेंट 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, चलेगा तो साथ साथ चलेगा वो, है ना बेटे। तो पूरे का एक्सीलरेशन दोनों पे जो होगा वो सेम सेम लगेगा बेटा। तो वही एक्सीलरेशन इस वाले बॉडी भी लगेगा और वही एक्सीलरेशन हमारा इस वाले बॉडी पे भी लगेगा। दोनों पे एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम सेम रहेगा। अब इस पे जो यही हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कौन से फोर्सेस पे लग रहे हैं, इसी को FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। किसी भी बॉडी पे लगने वाला रिजल्ट है, नेट फोर्स अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। क्या रहेगा? तो क्वेश्चन को इक्वेशन बनाते समय हम लोग अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, तो इस तरह से आप ब्रेक कर लिया करिए उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। फिलहाल हम लोग एक बार बता रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप इस चीज़ को कहीं डाउट होगा तो ऐसे अलग ब्रेक करके उसका इक्वेशन आप बना लेना। ठीक, तो कंडीशन क्या बनना देखो। अब पहले वाले बॉडी के लिए हम लोग करेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन बनाओगे। देखो आपने कहा एफ डैश अगर फोर्स इसने इस पे लगाया तो एफ डैश इसने इस पे भी तो लगाया था, दोनों पे फोर्सेज इक्वल और क्या है? अपोजिट हैं। तो जितना इधर वाले पे लगा उतना ही आपका क्या हुआ? इधर वाले पे लगा। दोनों फोर्स हमारे कैसे हो गए? सेम सेम हो गए। तो यहाँ पे जब पहले बॉडी के लिए करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा बेटा एफ माइनस एफ डैश, ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स क्या भाई? हमने इधर लगाया इधर लगाया, ये इसकी वजह से इधर लगा, तो नेट फोर्स आएगा एफ माइनस एफ डैश। हमेशा जो सेकेंड बॉडी पहले वाले पे लगाएगी उस फोर्स की वैल्यू जो पहले बॉडी पे लगने वाला फोर्स है उससे कम होगा।
जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आपको हमने समझाया, आप कितना समझ सकते हो? मैक्सिमम जितना मैंने अभी समझाया ना, उससे ज़्यादा सीख जाओगे क्या? नहीं सीख पाएंगे ना। मैक्सिमम कितना समझ सकते हो? जितना हमने समझाया अभी क्लास में। ठीक, बात अलग है, आपको पहले से कोई चीज़ आता हो तो एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन अभी करंट टाइम में आप उतना ही समझ सकते हो जितना हमने समझाया। उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, तो कंडीशन क्या बनेगा? पहले बॉडी पे F माइनस एफ डैश इक्वल टू पहले का मास m1 है, एक्सीलरेशन हमने a लिया। तो क्वेश्चन बनेगा बेटा, जैसे वहाँ पे F इक्वल टू ma पढ़ते थे ना, तो उस केस में F की वैल्यू हो गया F माइनस एफ डैश, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सेकेंड बॉडी पे आप बात करोगे, देखो सेकेंड पे फोर्स कौन लग रहा था? एफ डैश खाली लग रहा है और दूसरा कुछ नहीं लग रहा है। तो एफ डैश इक्वल टू किसको ये मूव करा रहा है? m2 मास वाले को मूव करा रहा है। तो सेकेंड बॉडी पे लगाएंगे एफ डैश इक्वल टू m2 इंटू, इसे सेकेंड इक्वेशन बना लो बेटा। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, हमें एक्सीलरेशन निकालना है, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे बेटा, देखो ये एफ डैश माइनस में, एफ डैश प्लस में, तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। लो पेन बंद करो यार। पेन वाले कौन कौन से हैं? बंद हो गए? हाँ चलो, लाइट वे भी बुझा सकते हैं ना, क्योंकि कल की तरह नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो सब। हाँ ये लाइट भी बंद रहने तो क्या जरूरत है, इतना इतना दिख रहा है। लाइट इन्वर्टर से है ना, तो जल्दी लेके चलेगा ही। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी उतनी खराब। कभी कभी हम प्रोग्रामिंग करके पता 3 घंटा बैठे हैं, कहीं बीच में कि उस गड़बड़ हुआ तो सब गया। कॉपी में लिखे रहेंगे तो जितना गलत होगा उतना ही गड़बड़ होगा, है ना। इसलिए कहा जाता है किससे पढ़िए? बुक से पढ़िए। हाँ ठीक, किताब कॉपियों से पढ़िए। मोबाइल से पढ़ेंगे तो ऐसे कहानी होगी, ब्रेन से गायब। ठीक, चलो एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू m1 इंटू ये हो गया, और दूसरा वाला हमने लिखा था क्या? एफ डैश इक्वल टू m2 इंटू ये। इन दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। ठीक, बोल के आओ, तभी पंखा बंद करवा दे, तो ऑफिस में बोल दो कि उधर वाला भी फैन आप करवा देने, तो फिर अभी सिस्टम हम लोग बचाए, पड़ोसी पास से चलाए हैं। क्या फ़ायदा? क्या उधर का पंखा बंद करवा दीजिए, नहीं तो फिर चला जाएगा बैटरी का बैकअप सही नहीं है। ठीक, तो ये आ जाएगा एफ इक्वल टू m1 a प्लस कितना? m2। देखो a कॉमन हो गया ना, तो m1 प्लस m2 इंटू a इक्वल टू एफ। ठीक, तो a की वैल्यू आएगी बेटा f अपान m1 प्लस m2। तो एक्सीलरेशन जो डेवलप होगा ना बल्क पे, वो आएगा a इक्वल टू MOF अपान m1 प्लस m2। अगर ये पूछा जाए बेटा कि पहला बॉडी, कुछ समझे ये सब? समझे जी? आप ही लोग से पूछा जा रहा है, समझे ये? किसी को नहीं आएगा बेटा तो पूछ लेना। ठीक, लेकिन ट्राई करो कि एक बार में समझ जाओ यार, क्योंकि समय बार बार। पेन बंद करवा दिए? ठीक, तो बार बार क्या समझाने पर थोड़ा टाइम भी कम है, बट आपको नहीं आएगा तो हाथ उठाना, बता देंगे। एक की वैल्यू आ गई एफ अपान m1 प्लस कितना हो गया बेटा? m2 के बराबर हो गया। अब ये पूछा जाए बेटा पहली बॉडी दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगी? फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड। ठीक, वो कितना होगा? फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन किस पे? सेकेंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा? तो देखो सेकेंड पे कौन सा फोर्स लग रहा था? एफ डैश लग रहा था ना। एफ डैश की वैल्यू आएगा बेटा m2 इंटू ए, और ए की वैल्यू देखो हम लोगों ने पहले निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया ना। ये वैल्यू आएगा बेटा m2 इंटू ए की वैल्यू है f अपान m1 प्लस कितना? m2। तो एफ डैश की वैल्यू मिल जाएगी m2 इंटू एफ अपान m1 प्लस
m2, ठीक। m2 इंटू एफ अपान m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 के इक्वल होगा। तो ये फोर्स की वैल्यू होगी सेकेंड बॉडी पे फर्स्ट के द्वारा जो अप्लाई किया जाएगा। या दूसरे टर्म में क्वेश्चन पूछ ले बेटा, सेकेंड बॉडी फर्स्ट पे कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, भाई जितना एक्शन हुआ उतना ही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो जितना इस पे क्या हुआ, एक्शन हुआ, उतना ही दूसरे वाले पहले वाले क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। तो एक ही चीज को कई तरह से पूछ लेते हैं, ठीक। तो कंडीशन ये हो गया, नोट कर लीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी समय कम्पिटेटिव क्लासेस तो फिलहाल चलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी सर भाई क्लास सभी क्लास ले रहे हैं, अब फ्री होते तो आपको कॉल करते हैं, ठीक हो। आगे लाइट बना बेटा, बेटा आगे आ जाइए, एक साइड से बैठे, रुक जाइए, हमारे चलते हैं, 1 मिनट ऐसे बैठ जाए, इधर आ जाए, या तो आप लोग सीट थोड़ा आगे करो। आप लोग भी आगे जाओ। हाँ उधर से, ऐसे नहीं है, अच्छा लगेगा। ओके बेटा, जल्दी करिए। और यहाँ से लीजिए, तो ये लोग अभी आ जाएगा इसमें। आप लोग को जो भी आपके जानने वाले हैं जो पढ़ने के इच्छुक है बेटा, वो लोग बता देते, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ आपको स्टार्टअप कर रही है, इन्वेस्ट करती है, हर पीरियड का 2000 रुपये देती है, फ्री में आपको हम लोग नहीं पढ़ाने आते हैं, ठीक। तो जैसे कोई चीज़ कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लाती है तो उसका आउटपुट देखती है, ठीक, कि कितने लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक। 2-4 के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली जाती है, कोई भी स्कीम जो बनाई जाती है वो मास के लिए बनता है, ठीक। और जो अभी सिचुएशन है, एक तो ऑनलाइन का, ठीक, भले से बच्चा कुछ नहीं सीख पाता है, लेकिन बाप के नाम से क्या, हमने ऑनलाइन फ़ोन मिल गया, 24 घंटा अलाउ है क्या फ़ोन चलाने के लिए, 2 घंटा पढ़ता है, 18 घंटा कुछ और करता है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको क्या, रेगुलरली आपको क्लासेस हो रही हैं, तो उसको जो भी आपके ऐसे नोन लोग हों, जो कभी मतलब कभी कभी होता है कि हमें बिना
जानकारी के इन्फॉर्मेशन नहीं है, या किसी को गलत तरीके से लोग इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक। तो उस केस में क्या होता है कि उसको, अगर कोई भी ऐसा आपके जानने वाला हो जो पढ़ने के इच्छुक हो, पढ़ना चाहता हो, तो बोल दिया है, ठीक। जैसे एक संख्या अगर रहती है, ठीक, भाई अब हो रहा है, अगर 50-100 लोग यहाँ बैठे हो आप, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इफेक्टिवली आपके लिए भी होता है कंपटीशन, प्लस जो है सिस्टम के लिए भी रहता है। अब पता है 25-50-30 लोग 40 लोग बैठे हुए हैं, तो कंडीशन जितना आपका ग्रुप बनेगा उतना ही आपस में कंपटीशन होंगे, उतने ही बेटर आपके आउटपुट मिलते हैं, ठीक। जैसे आजकल एक पैटर्न है जिससे थोड़ा सा पैसा हो जाता है, होम ट्यूशन करवाता है। कभी भी होम ट्यूशन क्या से आप वो चीज़ें नहीं सीख सकते जो क्लास में आप सीख लोगे, ठीक। होम ट्यूशन माने हम ही पढ़ाने गए आपको, इन केस जाऊंगा नहीं फिलहाल, अगर हम ही आपको आपके यहाँ घर पढ़ाने गए, ठीक, तो ये रियल सी बात है बेटा, हम आपके घर पढ़ाने जाएंगे तो क्या आपको जो प्रॉब्लम होगी हम उतना बताएंगे, या हमने एक तरफ से पढ़ा दिया आपने। अब यहाँ पे आप कई लोग हो तो सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। आप मान लो किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, फ़ायदा तो सबको मिल रहा है ना। और जो फ्लो आपको क्लासरूम में पढ़ाने का होता कभी भी इंडिविजुअली नहीं हो सकता है। आप देखते होंगे, चाहे किसी घर के आता हो तो देख लिए, जाता है पहले 15 मिनट चाय पीता है, उसके बाद 2 मिनट आपको मम्मी पापा जो होते हैं वो बतियाते हैं, हाल चाल लेते हैं, फिर 15-20 मिनट पढ़ाता है, फिर उसके बाद चला जाता है, ठीक। इसलिए ग्रुप में जो पढ़ाई, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या जितने इतना बड़े बड़े सेंटर हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं, है ना। तो ग्रुप में जो आपकी पढ़ाई होती है कभी इंडिविजुअली नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं ना, भैया हमने PW का वो क्या टेस्ट सीरीज लिया था, 715 नंबर पाए थे और रिजल्ट आया तो 405 नंबर नहीं पाए, आखिर में क्यों? अरे भाई बुक आपके पास है, सारी चीज़ आपके पास उपलब्ध है, ऑनलाइन आपको करना है, कुछ डाउट हुआ बगल में देख लिए, मार दिया वहाँ, लेकिन एग्जाम में तो नहीं ऐसा व्यवस्था मिलेगा ना। बहुत सारे आप देखते हैं, आपके जानने वाले होंगे कि जो टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट सीरीज में जो है पता लगा 600 प्लस, 700 प्लस, 680, 690 पा रहे थे, और जो रिजल्ट आया तो 320 पे लौट आए, ठीक। तो घटा है सबका है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, बट इतना भी नहीं घटा है कि जो अगर एक्चुअल में आप टेस्ट दे रहे हो, हमारे यहाँ कोई भी बच्चा जितना भी टेस्ट में पाता था उससे कम किसी का नहीं हुआ है, किसी एक बच्चे का भी नहीं है जितना टेस्ट में पाता था एक्चुअल में उससे कम किसी का हुआ हो, जबकि पेपर टफ आया है ना, ठीक। क्योंकि आपको उस टाइप उस स्टैंडर्ड से बनाए जाते हैं, उस माहौल में आप देते हो कि हाँ ऐसे इन्वायरमेंट हमें देना है, ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकती है। कभी कभी बच्चे अब कहते हैं सर बहुत टेढ़ा कर देते हैं, पता नहीं चलता है कभी कभी, ठीक। तो टेढ़ा इसीलिए किया जाता है क्योंकि एग्जाम में हम नहीं सेट करेंगे, एग्जाम में हम नहीं जाएंगे सेट करने ना, पता नहीं क्या बनेगा कैसा बनेगा, कभी होता फिजिक्स टफ आ गई, कभी केमिस्ट्री टफ आ गई, कभी बायोलॉजी टफ आ गई। तो इसलिए आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि एकदम ठंडे ठंडे में आराम से जिए हैं, थोड़ा सा धूप लग गया तो कुमला के चक्कर खा के गिर गए, ठीक। तो हर तरीके के उसको क्या करिए आप फॉलो करिए, कभी टफ, कभी इजी, कभी एवरेज, ठीक है। तो सारे पैटर्न से आपके होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को प्रेफर करिए। ऐसा नहीं ऑनलाइन ख़राब नहीं है, बट ऑनलाइन से आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आप उससे नहीं कर सकते हो कि एक्चुअल में रियलिटी में वो चीज़ें आपको उतनी मिलेंगी। भाई हमें करना हो, हम पेपर दे रहे हैं, हमारा भी कहीं मन करेगा कुछ सीटिंग बगल में उपलब्ध है तो कर ही लेंगे, होता है ना। तो आप नहीं कर सकते हो, इस एज में तो पक्का नहीं कर सकते कि अपने आप को कंसंट्रेट करके 100% एक्यूरेसी के साथ आप दे लीजिए, ठीक। वो हर बच्चा कुछ ना कुछ, अगर बगल में बुकें हैं, आपने बहुत सारी चीज़ लिखो के चिपका रखी है, फार्मूले जरूरत पड़ी तो दिख गया वहाँ पे क्या मिल रहा है ना। लेकिन एग्जाम में तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी कि मिलती हैं जी। नीट में एग्जाम जो लोग दिए होंगे, हो सकता है बोर्ड में कोई जुगाड़ लग जाता है, बड़ा ऐसा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो होते नहीं हैं, ठीक। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए बेटा, और जो भी आपके लोग जानने वाले हों ऐसा थोड़ा भी पढ़ने की इच्छा रखते हों, उनको इनवाइट कर लिए, भाई आइए स्वागत है, हाँ, ठीक। लेकिन ऐसे लोगों का स्वागत करिए जो पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक, आपको डिस्टर्ब करने ना आए, ठीक। हो गया भैया। दूसरा बेटा ऐसे 2 बॉडी है, 3 बॉडी है, 4 बॉडी है, कुछ भी रहेगा तो हम लोग सेम ऐसे करेंगे। अगला केस आप खुद बनाओ जल्दी से क्वेश्चन। M1 M2 M3 फोर्स लगाया हमने F बेटा, ये स्मूथ सरफेसेज हैं, सरफेस विल भी क्या अभी आपको बोला था सारा इस चैप्टर में भी जब हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ सरफेस के लिए कहेंगे, मतलब चिकना, कोई फ्रिक्शन नहीं है बेटा, ठीक। अब हमें निकाला इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा
मान लो ये वाला इस पे फोर्स लगाए एफ डैश, तो ये भी इस पे क्या लगाएगा, एफ डैश। दूसरा वाला जो है फोर्स इस पे लगाया एफ डबल डैश, तो ये वाला इस पे कितना लगाएगा, एफ डबल डैश। तो हमें निकालना कि एक्सेलरेशन एफ डैश एंड एफ डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी पीछे वाला किया सेम उसी पैटर्न पे, वहाँ 2 बॉडी था, यहाँ 3 के लिए आप लगा लो। जल्दी से लगा के दिखाओ जरा, जल्दी करिए। आलोक वगैरह कहाँ है जी, हैं हैं आ नहीं रहे सर, लाइब्रेरी जाते हैं। अच्छा लाइब्रेरी वाले हो गए। अरे क्या तो भैया लाइब्रेरी जाइए, अच्छी बात है, बट थोड़ा पढ़ भी लिया करिए। आजकल बच्चे नया ट्रेंड हो गया लाइब्रेरी, घर का कमरा में कम पड़ जाता है तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। और उस लाइब्रेरी में भी 50 टाइप के लोग रहते हैं। अरे कोई क्या बोर्ड का होगा, कोई वनडे एग्जाम का होगा, कोई मेडिकल का होगा, कोई इंजीनियरिंग का होगा, कोई किसी डिपार्टमेंट का होगा, कुछ खाली तफरी करने जाते हैं, ऐसे भी होंगे। ठीक, घर पे माँ बाप टोकते होंगे मोबाइल चला रहे हो, कहेंगे वहाँ आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वही है, वो वहाँ चलता था जहाँ पे घरों के बच्चे में कहता लगा क्या आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, कमरे में 4 बच्चा रह रहा है, ठीक, गर्मी है, तब यहाँ देखिए यहाँ 15-8 कमरा है, वो भी जाता लाइब्रेरी में पढ़ने। हो गया बेटा। बनना है बताएं, जल्दी करो, लेट टाइम कम है। चलो हम बताते हैं। अब देखिए पहले वाले बॉडी पे लगाओगे, देखो एफ अप्लाई किया, एफ डैश उस पर क्या हो गया, एफ माइनस एफ डैश, नेट फोर्स यही आएगा ना। फॉरवर्ड में एफ लगाया, एफ डैश बैकवर्ड में लगा, इक्वल टू मास m1 है, m1 इंटू ए। याद रखेंगे जब तक कॉन्टेक्ट में है सबका एक्सेलरेशन सेम सेम होगा, या कनेक्टेड होंगे तो सबके एक्सेलरेशन सेम सेम होंगे। ठीक, सेकेंड बॉडी पे देखो ये एफ डैश इधर, एफ डबल डैश इधर लगा रहा है इस वाले सेकेंड बॉडी पे, ये तो फर्स्ट पे हो गया। सेकेंड पे देखो इस वाले बॉडी पे एफ डैश इधर लगा, एफ डबल डैश पीछे की तरफ लगा, तो सेकेंड बॉडी के लिए हुआ, सॉरी एफ डैश माइनस कौन, एफ डबल डैश, मास कितना है m2 इंटू ये। थर्ड बॉडी देखो कौन सा लग रहा है बेटा, एफ डबल डैश फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस पे पीछे की तरफ कोई लगा रहा है क्या, कोई नहीं है। ठीक, तो आएगा एफ डबल डैश इक्वल टू m3 इंटू ए। कितने लोगों का क्वेश्चन सही गया, कितने लोगों ने सही बात उठाओ। बस इतने सीखना बेटा, एक सीख जाओगे बाकी सब लग जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। ठीक, तो अब देखो जो ऐड करोगे, जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करो, एफ डैश से कैंसिल, एफ डबल डैश से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका एफ इक्वल टू, तीनों इक्वेशन ऐड करो। हम एक बार में ए को कॉमन कर ले रहे हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू क्या ए, तो ए की वैल्यू हो गई एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस m3, ए की वैल्यू हो गई एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस क्या हो गया m3 के बराबर हो गया। तो एक्सीलरेशन जो डेवलप हो गया बेटा इतना हो गया। अब अगर फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड, अगर हम बॉडी को ए बी सी ले लें, ए बी सी, फोर्स अप्लाइड बाई, फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी ए ऑन बॉडी बी, ए बॉडी जो है वो बी पे जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी वैल्यू क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी।
पहला दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? पहला वाला दूसरे पे एफ डैश ही लगा रहा है ना, तो एफ डैश की वैल्यू निकालना है बेटा। तो एफ डैश की वैल्यू आएगी कितना? देखो हमारे पास इक्वेशन से क्या बन रहा है, ठीक, हमारे पास एफ डैश डायरेक्ट नहीं कोई रिलेशन है, एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू पहले इक्वेशन से आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट करना है ऐसे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू m1 इंटू ए। तो एफ डैश की वैल्यू इसको इधर करोगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, एफ माइनस m1 इंटू ए। एफ माइनस m1 इंटू ए की वैल्यू देखो आया है एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ समझ लो यही सेम चीज अभी स्प्रिंग सिस्टम में भी हो, स्ट्रिंग में भी काम आएगी। जब दोनों जुड़े रहेंगे तो वहाँ टेंशन टर्म देंगे, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं ना, तो वहाँ पे टेंशन तनाव बोला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब अगर इसका एलसीएम लोगे बेटा तो एलसीएम कितना आएगा, कोई लोग बताओगे? भाई एफ के नीचे तो कुछ नहीं है ना, नहीं है तो दूसरा फैक्टर ही टोटल एलसीएम हो जाता है। तो आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो m1 से देखो m1 f प्लस m2 इंटू एफ प्लस m3। अरे भाई जो एलसीएम है वही आपका क्या मल्टीप्लायर में जाएगा वहाँ पे, ठीक। भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो जो ये इसका एलसीएम हुआ उसी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया। और लास्ट में क्या है, माइनस m1 इंटू एफ। भाई ये तो ऑलरेडी इसमें था ही ना, तो ये देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट। इन दोनों में कॉमन क्या है, एफ कॉमन है। तो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी बेटा, एफ डैश इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये एफ डैश की वैल्यू मिल गई बेटा। किसकी वैल्यू मिल गई हमें, एफ डैश की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक। ऐसे एफ डबल डैश फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन सी, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी सी। देखो सी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एफ डबल डैश है, और एफ डबल डैश देखो सीधा हमारा एक रिलेशन है एफ डबल डैश के लिए। तो एफ डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा m3 इंटू ए। एफ डबल डैश की वैल्यू होगी m3 इंटू क्या, ए की वैल्यू जो होगी बेटा वो आपका आया एफ अपान m1 प्लस m2 प्लस। तो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं जो भी आपको पूछा जाएगा, ठीक, वो इसके बेस पे आपका निकल जाता है, हो जाएगा। एक दूसरे पे कितना करेगा तो भी मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन कितना होगा तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। ये था मोशन ऑफ बॉडी
प्रेजेंट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में है तो कैसे होगा, ऐसे हम लोग कनेक्टेड मोशन का भी पढ़ते हैं बेटा, बॉडी एक दूसरे से धागे से रस्सी से बंधा हुआ हो। तो लिखिएगा नेक्स्ट जल्दी से। साइन हो गया सबका बेटा, साइन सभी का हो गया, कोई बच्चा तो नहीं। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग करेगा कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी। हाँ सब अगला पॉइंट बना लो इसी में, कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी, कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी। कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी, ठीक। कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी, इसका आपने कनेक्टेड मोशन ऑफ क्या, बॉडी। अगर बॉडी कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दूसरा होगा बेटा कैसे, पुली के हेल्प से, ठीक, या एक हॉरिजॉन्टल पे हो दूसरा आपका इंक्लाइंड हो, तो कंडीशन क्या हो रहा है, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बात कर लेते हैं जल्दी से समझ, जैसे वो था वैसे ये है, बस डिफरेंस होगा, हम लोग एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से इसको जोड़ दिया। सपोज दैट मास इसका m1 है बेटा, इसका मास m2 है। अब इसे हमें आगे ले जाना है, तो पीछे वाली बॉडी फोर्स लगाए कि आगे वाले बेटा, जिधर ले जाना है उस वाली बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे, ठीक। वहां पे जिधर ले जाना था उसके बैक वाली बॉडी पे लगाते थे, अभी जहाँ पे लगा, जिस डायरेक्शन में ले जाना है उसी वाले बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे। तो मान लो हमने फोर्स F लगाया, क्या लगाया बेटा, फोर्स आप F लगा रहे हो। जब फोर्स आप F लगाएंगे तो बॉडी आगे, चूंकि स्मूथ सरफेस है, सरफेस विल बी कैसा, ये सरफेस हमारा कैसा है बेटा, स्मूथ है। अगर सरफेस स्मूथ है तो बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखिए तो ऑलवेज मूव करेगी। अगर हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे बॉडी रखी गई है और आप फोर्स कुछ भी लगाएंगे, ठीक, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो सारे कंडीशन में बॉडी में मोशन बेटा स्टार्ट होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज बॉडी मूव करेगी। तो यहाँ जब मोशन स्टार्ट होगा तो एफ की वैल्यू जो होगी, इसको देखो, इसे खींचेगा, इसके खींचने की वजह से यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, एक टेंशन डेवलप होगा जो सेकेंड बॉडी को खींचेगी। वहाँ पे हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलते थे ना, यहाँ पे टर्म क्या देंगे, टेंशन। ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रिंग है जिससे जुड़ी हुई है वो स्ट्रिंग मासलेस है और नॉन स्ट्रेचेबल है। मासलेस का मतलब होता है द्रव्यमानहीन, क्या बोलेंगे हिंदी में, द्रव्यमानहीन, द्रव्यमानहीन है, और खींचने पे वो बढ़ेगा नहीं, मतलब फोर्स लगाने पे उसकी साइज वगैरह कोई चेंजेस नहीं होगी, उसी को नॉन स्ट्रेचेबल कहते हैं। मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल होगा, ठीक। तो इसके लिए क्वेश्चन बनाओगे तो आगे खींचने वाला फोर्स कौन है, F, पीछे इसे रोकेगा कौन। जैसे मान लो ये दो लोग हैं, दोनों लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, आगे से तीसरा कोई खींचता है, मान लो फोर्स इन पे लगाया, जब फोर्स इन पे लगाया जाएगा तो इन दोनों लोग के हाथों के बीच में एक बड़ा तनाव डेवलप हुआ, टेंशन। वो टेंशन पीछे वाले जो लोग हैं उनको खींचने का क्या करेगा, काम करेगा, ठीक। और वही टेंशन इनको रोकने का काम करेगा, आगे वाले को रोकेगा, पीछे वाले को खींचेगा। तो कंडीशन होगा F माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। सपोज दैट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ए, हर जगह हम लोग एक्सेलरेशन ये कंसीडर करेंगे। तो F माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। दूसरा हो गया बेटा T, देखो ये आगे पुल कर रहा है, पीछे तो इस पर कोई फोर्स है नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, तो पीछे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो T की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, m2a। इक्वेशन बनाना समझ गए, यही खाली सीखना है बेटा हमको, इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप, ठीक। तो टी क्या होगा बेटा, प्लस माइनस कैंसिल, तो F की वैल्यू आएगी m1 इंटू ए प्लस कितना, m2 इंटू ए। यहाँ से a कॉमन हो गया तो F की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 इंटू कितना, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो F अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। a की जो वैल्यू होगी F बाई m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू F अपान m1 प्लस m2 के आपका इक्वल होता है, हो जाएगा, नोट करिए।
हो गया। अब टेंशन निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ध्यान रखना बेटा, जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। कोई सही स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है। टेंशन इन द स्ट्रिंग तो आएगा T इक्वल टू M2 इंटू ए। इस इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से लगा दो, T इक्वल टू M2 इंटू ए। M2 इंटू ए की वैल्यू है F अपान M1 प्लस M2। F अपान कितना, M1 प्लस M2। तो T की वैल्यू हो गया M2 F अपान M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 के इक्वल हो जाएगा। T की वैल्यू होगी M2 F अपान M1 प्लस M2। हो गया। ये हो गया। अगर टू बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो हम लोग कनेक्टेड मोशन की कंडीशन में है तो क्या सिचुएशन होगा, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, जल्दी करिए। हो गया। ऐसे एक कंडीशन अगला बनाइए, नोट कर लिया। अगर थ्री बॉडी बेटा कांटेक्ट में है, टू बजाय के क्या है, थ्री बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कनेक्टेड है, कांटेक्ट में नहीं है, कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे आप, M1 M2 M3 फोर्स आपने अप्लाई किया, F फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हैं, F अप्लाई कर रहे हैं। अब ये बताओ क्या इस और इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम सेम होगा, दोनों जो स्ट्रिंग है बेटा उनमें टेंशन सेम सेम होंगे या अलग अलग होंगे, दोनों जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन बराबर होगा या अलग अलग होगा, टेंशन की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी। ये नाम आप लिख डाले हैं, कोई और क्या होता है? आपका है नाम। नहीं। डेस्क पे अपनी राइटिंग सुंदर सुंदर मत लिखिएगा, है ना, मतलब डेस्क पे पेंटिंग मत करिएगा। ठीक, डेस्क पे पेंटिंग वाले का पनिशमेंट रहेगा, सारे डेस्क पे उसको पेंट करना पड़ेगा, है ना। ठीक, तो इसलिए जैसे साफ है, सुंदर लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग कपड़े पहनते हो, धुल के पहनते हो, प्रेस व्रेस कर लेते हो, अच्छा लगता है। पता है उसी पे मिट्टी डाल दिया जाए तो अच्छा लगेगा जी, नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही उसको भी साफ सुथरा रखिए। ठीक, पीछे वालों ने बचा के रखा है तो आप लोग भी उसको बचा के रखिए। कुछ देखिए मित्र पे पता नहीं कोई, हाँ, उसको अपनी क्या कलाकृतियाँ बना दिया है, हाँ। अब ऐसे नए वाले को तो नहीं कह सकते बेटा, और भी बैचेस चलते हैं तो हो सकता है कोई और किया था, हाँ, पहले कोई नहीं था। ठीक, तो जैसे आप आए तो आपको साफ सुथरा मिला, अच्छा लगा। अब इसी पूरा पेंट पुंट हुआ होता तो गंदा लगता है ना, इसलिए आप भी ऐसा बना के रखिए, आगे वाले को भी अच्छा लगे। ठीक, चलो देखो, F M1 M2 और M3 तो बोला गया टेंशन सेम सेम होगा या डिफरेंट डिफरेंट। हमेशा अगर स्ट्रिंग अलग है बेटा, धागे अगर अलग अलग हैं तो टेंशन अलग अलग होगा। अगर स्ट्रिंग एक ही हो, चाहे जितना बड़ा आप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मासलस लेते हैं, तब टेंशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे तो सपोज दैट टेंशन इस वाले में T1 है, इस वाले में कितना है, T2 है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं तो वहाँ पे टेंशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब इक्वेशन कितने लोग बता सकते हो, पहले बॉडी के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, जरा हाथ उठाओ, कितने लोग बताओगे पहले वाली बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, सोच के बताओ। चलो आप ही बताओ पहला। F माइनस T1 M1, ये यार भाई एक्सीलरेशन सभी का सेम सेम रहेगा, ऑलवेज एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। तो आगे लगने वाला फोर्स F है, पीछे लगने वाला उसे रोकने के लिए क्या है, T1 होगा। तो F माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू ए। बैठो, सेकंड के लिए आप बता दो जल्दी। हाँ देखो, आगे इस पे T1 काम कर रहा है, पीछे कौन काम करेगा, पीछे वाला T2। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना,
m2 इंटू ए। चलो बैठो आप। थर्ड बॉडी के लिए आप बता दो। जी जी T2 कुछ माइनस कर रहे हैं। देखो बैक साइड में कोई फोर्स नहीं लगा, बैक साइड में कुछ होता बेटा तो उसे माइनस करते हैं हम लोग। इक्वल टू कितना हो जाएगा m3 इंटू ए। तीनों को देखो ऐड करो, T1 कैंसिल प्लस माइनस, T2 कैंसिल प्लस माइनस, एक माइनस में दूसरा प्लस में, ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा कितना F इक्वल टू, अब कॉमन हमने ले लिया ए सभी में है तो कॉमन कर लिया बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए की वैल्यू होगी F बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक। जल्दी करो, अब टेंशन निकालना है। टेंशन T1, ये T1 लग रहा है बेटा फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के बीच में। टेंशन डेवलप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक, ठीक। फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बीच जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन होगा, तो T1 की वैल्यू देखो डायरेक्ट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि T1 के लिए कोई डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, तो हमें क्या F माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू ए करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा F माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू ए, तो T1 इधर लाओगे M1 इधर जाएगा, तो F माइनस M1 इंटू ए। देखो इक्वेशन वही मिलेंगे जो वहाँ पे एक्शन रिएक्शन में हम लोगों ने किया था, केवल वहाँ पे हम लोग एक्शन रिएक्शन टर्म यूज करते थे, यहाँ पे टेंशन टर्म यूज करेंगे, सेम मिलेगा, ठीक। F की F माइनस M1 इंटू ए की वैल्यू है F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। एलसीएम क्या आएगा बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3, क्योंकि सेकेंड फैक्टर के कुछ बाई में नहीं है डिवाइडेड, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा M1F प्लस M2F प्लस M3F, इन सब में F कॉमन है, ठीक। और ये पहले से एक बचा हुआ है, कौन इसका, इस वाले कंपोनेंट का M1F तो ऑलरेडी है ही है। तो देखो यहाँ से M1F नेगेटिव में है और M1F एक पॉजिटिव में है, प्लस माइनस है तो कैंसिल, बचा क्या बेटा M2F प्लस M3F, कॉमन हो गया F, तो आपका M2 प्लस M3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। अब चाहे यह पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, ठीक। पहले कर लें, ये हो गया T1 की वैल्यू, एंड ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा हो गया एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन से T2 आएगा, T2 इक्वल टू M3 इंटू F है, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा M3 इंटू F की वैल्यू है देखो, ठीक। M3 इंटू ए, F नहीं है, M3 इंटू ए है बेटा, तो M3 इंटू ए की वैल्यू है F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। तो T2 की वैल्यू हो गया M3F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, तो T2 की वैल्यू हो गई, वो हो गया बेटा M3F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग टेंशन की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंशन कितना होगा इसके बेस पे आपका यहाँ से डिटरमाइन हो जाता है, हो जाएगा। तो नोट कर लिए जल्दी से। किसी को कोई भी चीज़ें बेटा समझ में नहीं आएंगी तो बिना शर्माए हुए पूछ लेना। अभी थोड़ा सा आपने किस लेवल से पढ़ के आए हो, कैसे आए हो, थोड़ा सा अभी कुछ दिन एडजस्ट होने में लगता है, फिर सबको आने लगेगा हर सब्जेक्ट, ठीक। लेकिन जहाँ पे नहीं आया उसको पूछ लिया करिए। आप पूछेंगे तो जो भी सर आपको पढ़ाएंगे वो चीज़ें बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे, पर थोड़ा सा टाइम का फैक्टर इसलिए थोड़ा दिक्कत होती हैं, बट अगर आप कुछ पूछेंगे तो बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट थोड़ा प्रयास करिए आप लोग भी, आपके साथ के जो भी नॉन लोग हैं, ठीक।
और कोई चाहता हो कि हम फ्री में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कहते हैं ना वहाँ पे एक कोर्स बनाया गया है, आप स्वेच्छा से 50,000 ले जाके दक्षिणा दे दीजिए या जो भी देना चाहते हैं, है ना। हाँ भाई, अगर कोई ऐसा हो कि भाई हम फ्री में नहीं ज्ञान लेते हैं तो फ्री कहाँ भाई, सरकार तो आपसे ले रही है। कैसे? खाली फीस के फॉर्म में नहीं है। आप खाना खाते हो, कपड़ा पहनते हो, दवा खाते हो, बाकी चीज़ें लेते हो तो मार्केट में टैक्स जाता है ना भाई। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आप दे रहे हो। ऐसा नहीं गवर्नमेंट आपसे ले नहीं रही है, ठीक। तो और किसी को ऐसा लगता हो कि भाई हम जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं, तो हम आप बोल देते हैं कोऑर्डिनेटर सर से, एक बना दिया जाता है ना फंड, ठीक। और आप लोग दान कर दीजिए। कोई है ऐसे इच्छुक दान करने वाला, है ना। अगर किसी को लगता है कि फ्री में ज्ञान नहीं लेना चाहिए तो दान कर सकता है वो, फिर आप लोगों के आगे चीज़ों के इम्प्रूवमेंट में काम आ जाएगा। एसी ओसी लगवा दिया जाएगा, है ना, ठीक। हाँ, या किसी का एसी ओसी बिकता हो तो वही दान कर दे, वो भी काम करेगा आपको। मतलब वो कोई ले नहीं जाएगा, आएगा आप ही के काम में, अगर किसी को ऐसा लगता हो तो, ठीक। जैसे कोई लोग कहते हैं फ्री में समझ में नहीं आता है तो पैसा दे दो, हैं, तब का पढ़ाई जाएगी, यही ना। ये हमारे हिंदुस्तान की बड़ी भारी क्या है, प्रॉब्लम है। इतने बड़े बड़े कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, इसीलिए फेल हो जा रहे हैं। लोगों से मेंटालिटी है कि वहाँ तो फीस लेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ। अरे तुम्हें देने की इच्छा है, दे या भैया, वहाँ भी ले लेंगे, है ना। हो गया बेटा। अगर कोई ऐसा कहना हाँ लगता है, चलो आप दे देना, है ना। अगर कोई ऐसा कहता है, नहीं, मैंने भी ऐसा मार्केट में सुना कि कुछ लोग कहते हैं फीस तो लगता नहीं है तो पढ़ाया क्या जाएगा, ठीक। अरे भाई हम ही लोग भाई अपने घर क्या अपने यहाँ स्टूडेंट 50,000 लेते हैं, तो वहाँ पे क्या भाई आपको नहीं अगर फ्री पढ़ना तो दे दो भैया, हम ही क्या दे दो, क्या करना है, ठीक। या यहीं पे आप आके जो है फंड बनवा दिया जाता है, यहीं आप दीजिए, कुछ ही दे देना, जो आएगा वही आपकी इम्प्रूवमेंट में काम करेगा, है ना। अगर किसी को ऐसा लगता हो तो, ठीक, कि भाई फ्री में चीज़ें जो है नहीं अच्छी होती हैं तो समाज की इस समय कहता है एजुकेशन की लेवल बहुत गई गुजरी हो चुकी है, ठीक है। अब क्या बोला जाए, हो गया। और ये सब परिवर्तन कोविड के बाद गए हैं, सारी चेंजेस जो आई हैं ना कोविड के बाद, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ठीक। धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही, बढ़ती ही आ रही हैं, ठीक है। अभी स्कूल में, किसी स्कूल में चले जाओ, एक देखो के छोड़ दिया जाए, क्लास में जाके कुछ भी पूछ लीजिए, 5% बच्चा नहीं बताता है। ABCD कुछ पूछ लीजिए, ठीक, ये कंडीशन है, ठीक है। क्या बोला जाए, लिखिए अगला, कनेक्टेड मोशन विद द हेल्प ऑफ पुली, कनेक्टेड मोशन विद द हेल्प ऑफ पुली। पहले अगर 80-100 का कोई बैच है क्लास का, उसमें से पता लगा अगर 80 का बैच है तो 60 बच्चा पढ़ता था, 20 होते थे जो नहीं पढ़ना चाहते थे। अभी 80 का बैच है तो 8 तो नहीं पढ़ना चाहेगा, 8 तो क्या पढ़ना चाहेगा, बाकी सब नहीं पढ़ना चाहेंगे, ठीक। आउटपुट वहीं से तो आएगा। कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ पुली, कनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ पुली, विद द हेल्प ऑफ पुली। जो ऐसा बोले उसको कोऑर्डिनेटर सर का नंबर दे दो, हम उनको बोल देते हैं कि जो ऐसा इच्छुक हो आप एक फंड बनाइए और उसमें उसको रखवा लिया जाए, ठीक। बाद में बच्चों की सुविधाओं के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, सरकार से नहीं लिया जाएगा, वही काम करेगा, है ना। जैसे डेस्क टूट गया, फैन खराब हो गया तो वही काम आएगा, और ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो AC उसी लगा दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई मिले कि भैया फ्री में नहीं है, तो अगर कोई है नहीं पैसा देने की इच्छा हो तो बोलो, ठीक है आइए, स्वागत है ना। हाँ बेटा, विद द हेल्प ऑफ पुली, पुली PULLEY। देखिए मैंने भी 1-2 लोगों से ऐसा सुना था कि लोग कहते हैं फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक। कहते पैसा लेने वाले सब लोग ही आपके लिए पढ़ाते हैं, फ्री वाले नहीं पढ़ाते हैं, ठीक। तो जो पढ़ाते हैं वो पैसा लेते हैं, वो फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। अगर उनको ऐसा साइकोलॉजिकल हो, कहते तो गवर्नमेंट जब सर पढ़ाते आते हैं उनको पैसा देती है, और कम नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा देती है, 2,000 एक लेक्चर का देती है, ठीक। तो बोल दो सर लोग पैसा लेते हैं इसलिए वहाँ पढ़ाते हैं, फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक। अगर लगता हो कि फ्री में पढ़ाते जाते हैं। अच्छा देखो बेटा, अगर आप पुली की हेल्प से मूव करा रहे हो, पुली यहाँ पे बेटा फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस होना चाहिए, कैसा, पुली विल बी फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो
एक टेबल है बेटा, इस टेबल पे एक ब्लॉक को रखा है, टेबल स्मूथ है, टेबल कैसा है आपका, स्मूथ। अभी पूरा हम लोग स्मूथ की कहानी ही कर रहे हैं, ठीक, स्मूथ है। सपोज दैट इसका रुक जाओ, हम डायग्राम थोड़ा सा, एक चीज़ कंफ्यूजन और यहीं दूर हो जाएगा। एक ब्लॉक हमने हैंग किया, ठीक, सपोज दैट इसका मास बेटा m1 है और इसका मास कितना है, m2 है। एक m1 है, दूसरा क्या है, m2 है। m1 मास है, सेकंड का मास कितना है आपको, m2 है। तो उस केस में क्या होगा, जो वेट काम करेगा किधर की तरफ, m1 इंटू जी, इसका वेट कितना काम करेगा बेटा, m2 इंटू जी। ये बताओ आपको m1 बड़ा दिख रहा है कि m2, m1 लार्ज साइज है, m2, हाँ जी m2 बड़ा दिख रहा है, ठीक। तो हमने सपोज करें m2 वैल्यू ज़्यादा है, m1 कम है, तो क्या m1 m2 को फुल कर पाएगा बेटा। अगर m2 ग्रेटर देन m1 है तो क्या m1 वाला m2 को खींच पाएगा, हाँ जी जी खींच पाएगा, हाँ, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। आपको पहले से बोला था ना कि चींटी भी हाथी को खींच लेगी अगर हाथी स्मूथ सरफेस पे हो। एक स्टेटमेंट याद रखना, पूरी इस चैप्टर की फिजिक्स लग जाएगी, ठीक। मतलब एक चींटी भी एक हाथी को खींच सकती है अगर वो कहाँ पे हो, स्मूथ सरफेस पे हो। तो यहाँ तो मान लो थोड़ा अंतर है, ठीक। तो और ये कहाँ पे रखा है, स्मूथ पे, ये हैंग किया, तो इसका वेट जो होगा इसे खींचने का काम करेगा। क्या करेगा, खींचने का काम करेगा। बैठो, तो यहाँ सपोज है टेंशन T है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, और चूंकि स्ट्रिंग मासलेस और क्या नॉन स्ट्रेचेबल होता है बेटा, तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम रहेगा। जब स्ट्रिंग बदली जाती, चेंज होगी, तभी आपका टेंशन का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, डिफर करेगा। अदरवाइज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक। तो यहाँ जो टेंशन है वही टेंशन हमारा यहाँ भी काम करेगा, ठीक। टेंशन की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम रहेगी। टेंशन की जो वैल्यू होगी वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी क्वेश्चन बनाओ, इसके लिए खींचने का काम कौन करेगा बेटा, पुलिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, m1g। रोकने का काम कौन करेगा, t। तो इसके लिए क्वेश्चन बनाओगे आप, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। इसके लिए क्वेश्चन बनाओगे ऊपर वाला t, क्या t को पीछे की तरफ कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको, t पे पीछे की तरफ कोई है, नहीं है ना। ये जो वेट है बेटा डाउनवर्ड है, और चूंकि सरफेस स्मूथ है तो इस वेट का यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं होगा। तो हमेशा अपोज या सपोर्ट तभी करेगा जब उसके डायरेक्शन में हो या इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। डायरेक्शन में होगा तो सपोर्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपोज करेगा। तो कंडीशन आपका होगा यहाँ से, कोई चूंकि फ्रिक्शन है नहीं तो पीछे की तरफ फोर्स नहीं है, तो टी इक्वल टू आ जाएगा m2 इंटू ए, टी कैंसिल। देखो m1 इंटू जी इक्वल टू m1a प्लस कितना, m2 इंटू ए, m1a प्लस m2 इंटू ए, ठीक। और ये आ जाएगा बेटा m1 प्लस कॉमन करो m2 इंटू कितना a इक्वल टू m1 इंटू जी। तो a की वैल्यू हो जाएगी m1 इंटू जी अपान m1 प्लस m2, m1 जी अपान m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो यहाँ से निकाल लिया जाता है, हो जाएगा। और किसी को ऐसा डाउट हो कि सर जी लोग बिना पढ़ाए हैं तो बोल देना, सर जी 21 साल से पढ़ा रहे हैं, बस्ती से पता 500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं, ठीक। तो इसलिए उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सर जी पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, या पढ़ाए हुए होते नहीं हैं, हर साल हो रहे हैं, ठीक। तो जैसे कभी कभी लगता है ना बच्चों को, पता नहीं कौन आए पढ़ाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ठीक। हो गया बेटा। तो m1 जी अपान m1 प्लस कितना हो गया, m2 हो गया। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब टेंशन हमें निकालना हो बेटा, क्या चीज निकालना है, टेंशन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, देखो सेकेंड इक्वेशन से बना लो बेटा। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, डायरेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा टी इक्वल टू m2 इंटू ए। तो टी की वैल्यू कितनी होगी, m2 इंटू ए, ठीक। m2 इंटू ए की वैल्यू कितना है बेटा, देखो f सॉरी m1g है, f की जगह पे यहाँ पे काम कौन कर रहा है, m1g, उसका वेट काम कर रहा है। तो m1 इंटू जी अपान m1 प्लस m2, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, m1 m2 इंटू जी
बाई m1 प्लस कितना m2 इक्वल टू टेंशन T। टेंशन की वैल्यू हो गई बेटा m1 m2g अपान m1 प्लस m2। ठीक, हो जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे, अगर दोनों साइड से बेटा बॉडी हैंग की जा रही हो या एक साइड इंक्लाइंड हो एक साइड आपका हॉरिजॉन्टल हो, ठीक, तब उस कंडीशन में क्या बनेगा, कैसे होगा। अगला केस, ये सब क्वेश्चन बेस्ड आपके क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसी के बेस पे ये सारे आपको क्वेश्चंस हैं। ठीक, सपोज दैट एंगल आपका थीटा है, एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, अब देखो इसका अगर हमने m1 ले लिया, इसको m2 ले लिया, कोई भी m1 m2 या कुछ आप कंसीडर कर सकते हो, एक m1 है दूसरा क्या है m2 है, तो इसका वेट तो हमेशा कहाँ काम करता है बेटा, वेट डाउनवर्ड ही काम करेगा, चाहे कहीं भी आप रखे होंगे तो ऐसा नहीं इंक्लाइंड पे हो गया तो उधर हो जाएगा, वो वेट हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। ठीक है, कभी भी आपको दूसरा डायरेक्शन नहीं फॉलो होगा। ठीक, तो देखो m1g, अब अगर ये एंगल थीटा है, कल हमने एक इंक्लाइन सरफेस के लिए बताया था बेटा, तो इधर वाला एंगल क्या बनेगा, ये एंगल क्या आएगा, अगर इंक्लाइनेशन थीटा है तो जो आपका अंदर से ये एंगल बनाएगा वेट, वो कितना बनाएगा, थीटा की 90 माइनस थीटा। कल शायद बोला था आप लोगों को ये पॉइंट, जो एंगल बेटा यहाँ होगा वही एंगल आपका ये भी फॉर्म होता है। ठीक, अभी फिलहाल इतना समझे रहो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, नहीं तो बताया जाता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये हो गया थीटा एंगल, वो भी आपका फॉर्म करेगा, तो ये थीटा है। और कल भी ये भी बोला था थीटा के साइड के कंपोनेंट कॉस होता है और थीटा के अपोजिट वाला साइन होता है। तो इधर वाला m1g है तो ये आएगा बेटा m1g कौन सा, कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा m1g साइन थीटा। एक हो गया m1g कॉस थीटा, दूसरा हो गया m1g साइन थीटा। ठीक, अब देखो दो हमारे पास फोर्सेज हैं, ये इधर लाना चाहेगा, ये वाला इधर लाना चाहेगा, अब जाएगा किधर, किधर जाएगा जी भाई, टेंशन तो दोनों स्ट्रिंग को सेम से बांधा हुआ है, एक ही स्ट्रिंग से बांधा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगा पूरे स्ट्रिंग में। लेकिन अब बॉडी किधर की तरफ मूव करेगा, ठीक, बॉडी का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, कितने लोग बताओगे, बॉडी का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, कितने लोग बताएंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के मूवमेंट की डायरेक्शन, जी साहब m2g की तरफ, पक्का है, कैसे साहब, हाँ m2g की तरफ जाएगा, ऐसा पक्का है, और कोई लोग और बैठो, हाँ जी m2g की तरफ जाएगा। याद रखेंगे बेटा आप, वो मूव किधर करेगा, उसका मूवमेंट किधर होगा, ये आपको डिपेंड करता है कि ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है इनमें किसकी वैल्यू ज़्यादा है यार। भाई अगर जैसे मान लो ये डस्टर है, हम दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, अगर दोनों साइड से लगने वाला फोर्स बराबर है तो किधर जाएगा, ये अपनी पोजीशन पे ना गया, अगर राइट वर्ड ज़्यादा लगाया तो इधर जाएगा, लेफ्ट वर्ड ज़्यादा लगाएंगे तो इधर जाएगा। ऐसे मान लो ऐसे रखा हुआ है, हमने ऊपर से फोर्स किया, वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, अगर अप साइड फोर्स हमने ज़्यादा लगा दिया तो ऊपर जाएगा, डाउन साइड लगा दिया तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा।
तो कंडीशन क्या होता है, कोई भी बॉडी का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा वो डिपेंड करेगा उस पर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अभी ऐसा कुछ भी हमें डाटा नहीं गिवन है कि जिसके बेस पे हम लोग ये कर ले कि m2g ज़्यादा है कि m1g साइन थीटा ज़्यादा है। अभी डाटा नहीं कुछ गिवन है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते बेटा ये इधर आएगा वो उधर जाएगा कौन किधर जाएगा, जब तक ये डिफाइंड नहीं हो जाए किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब हमने कंसीडर अगर कर लिया m1g इज ग्रेटर देन m2g, तो ये नीचे आएगा तो कौन, ये वाला ऊपर जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। अगर m2g ज़्यादा है तो m1g कम है, तो ये डाउनवर्ड आएगा और ये वाला कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। हाँ एक चीज़ आप कह सकते हो, अगर दोनों ब्लॉक के मासेस सेम सेम होते हैं, दोनों जो ब्लॉक हैं बेटा उनके मास बराबर बराबर होते हैं, ठीक। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, अभी तो ठीक है, पानी पिला दो पानी पिला दो, ठीक। तो उस केस में अगर दोनों ब्लॉक के मासेस कैसे हैं, सेम सेम है, क्या हुआ, हाँ कुछ बोले ही नहीं है। रेस्ट कर लेंगे। देखो कंडीशन क्या हो रहा है, अगर आपका बेटा यहाँ पे मासेस दोनों के सेम सेम होते हैं, दोनों ब्लॉक के मासेस कैसे हैं अगर सेम सेम होते हैं, तब आप श्योरली कह लेते साहब कि m2g वाला क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा, m1g यानी m1 वाला ऊपर जाएगा, m2 वाला नीचे आएगा, अगर m1 m2 की वैल्यू बराबर होते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री के लिए होता है और ये वैल्यू 90 से कम होगा हमेशा, इसलिए ये कंपोनेंट कम हो जाता है और ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तब आप श्योरली कह लेते हैं कि m2g डाउनवर्ड है, m1g अपवर्ड, या m2 इज डाउनवर्ड एंड m1 इज अपवर्ड, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, कंडीशन होगा इफ m1g साइन थीटा ग्रेटर देन m2g, अगर ऐसा होता तो m1g साइन थीटा की वैल्यू m2g से अगर हमारा कैसा है, ग्रेटर है, इफ m1g साइन थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन m2g, तो कंडीशन क्या आएगा, देन इक्वेशन बनेगा बेटा, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर लो, देन m1g साइन थीटा, ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो m1g साइन थीटा माइनस t इक्वल टू होगा m1 इंटू ए, क्या हो जाएगा, गिर गई क्या, पकड़ बेटा पकड़, क्या हो गया, उठा बेटा जरा उठा, वो चक्कर आ गया उसको, उठा उठा दो, बेंच बेंच पे से बैठा दो, बेंच पे बैठा दो, बेंच पे बैठा दो, वो पकड़ पकड़, कहाँ जाएगी बाहर, सीढ़ी पे बचा के ले जाना बेटा, ऐसे बैठा दो बेटा, बैठा दो उसे, बैठा वो चक्कर से इनको यहाँ बैठाइए, बैठा दो बेटा, बैठा दो, पानी यहीं पी लो, यहीं पानी पी लो, बैठो बैठो बैठो, पानी ले बेटा, पानी ले, थोड़ा मुंह धुलवा दो, गिलास है, नहीं नहीं, पानी पी, थोड़ा सा मुंह पे छींटा ऐसे मार के धुल दो हल्का सा, नीचे, तुम बैठे रहो बैठे रहो, और कुछ खा पी के आया करो, पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, थोड़ा सा ऐसा रेस्ट करो, बल्कि पंखे के नीचे अगर आ जाओ तो, अरे वो थोड़ा सा पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो बेटा, ना हो तो इधर पंखे में बैठ जाओ,
पंखे में बैठा थोड़ा सा बेटा, गर्मी है। बता दीजिए बात। पंखे में बैठ जाओ बेटा, क्लास में आ जाकर मुंह थोड़ा सा खोल लिया करो, थोड़ा सा एयर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और लाइट। हाँ चलो बेटा ठीक। तो एम वन जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम वन इंटू ये हो गया बेटा। इसके लिए देखो ये बॉडी ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? भाई एम वन जी साइन थीटा जाते हैं तो ये वाला अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो ये वाला अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाने के लिए टी की वैल्यू ग्रेटर होगी कि एम टू जी ग्रेटर होगा? टी, हमेशा बॉडी उधर ही जाती है बेटा जिधर का लगने वाला फोर्स ज्यादा हो। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स कितना है? टी है, तो आएगा टी माइनस एम टू इंटू जी इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम टू इंटू, सेकेंड इक्वेशन ऐड करो, देखो टी टी कैंसिल, बचा क्या? एम वन जी साइन थीटा माइनस एम टू जी इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू इंटू ए। क्लियर है इतना? देखो इनमें जी कॉमन है बेटा और यहाँ पे ए कॉमन है, तो आएगा एम वन साइन थीटा माइनस एम टू इंटू जी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू कितना? ए। होगा ना? यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे, ए इक्वल टू आएगा एम वन साइन थीटा माइनस एम टू इंटू जी बाई एम वन प्लस एम टू। समझ गए? एम वन साइन थीटा माइनस एम टू इंटू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या? एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। ठीक, टेंशन निकालना हो तो इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसी क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट में चाहे सेकंड में, वहाँ से टेंशन आपको मिल जाएगा। हो जाएगा? नोट करो जल्दी से। और आप लोग भी जब आया करिए कुछ खा पी के थोड़ा आया करिए। ठीक है, एनर्जी होनी चाहिए कि 3-4 घंटे हम यहाँ पे बैठ लें। जैसे घर पे हो, भूख लगी कुछ खा लिया, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए आने से पहले कुछ खा पी के आया करिए। तो मौसम गर्म है और ऊपर से ठीक, जब क्लास में आ जाए करे मुंह थोड़ा सा खोल ले, ये लोग मुंह भी बांधे ढके रहते हैं, उसमें और सफोकेशन होने लगता है। ठीक, अब हैबिट हो जाती है तो रह लेते हैं। ठीक, उससे कहीं ना कहीं ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हम CO2 रिलीज कर रहे हैं फिर वही रिपीट करके इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी, फिर डिफिशियंसी होगी, एनर्जी ला क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको चक्कर आने हैं। ठीक, देखो हम लोग अपनी परंपराएं माननी चाहिए, बट उन परंपराओं को मतलब ऐसा ना कि जो आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो, है ना? इसलिए कुछ चीज़ें हमारे यहाँ हम सभी धर्मों में, एक धर्म में सभी धर्मों को गलत तरीके से पेश की गई। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं, वो सभी धर्मों में है, कुछ ना कुछ ऐसी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। तो कभी कभी होता कुछ चीज़ें होती है वो उनको लोग ऐसे बताइए ये करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगता है। ठीक, तो वो सभी जगह पाया जाता है। ए की वैल्यू एम वन साइन थीटा माइनस एम टू इंटू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू हो गया। ठीक, अब कंडीशन क्या होगा बेटा, अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है, ये आप लोग का होमवर्क है, एक किसी एक क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिएगा, टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, निकालेंगे, क्या निकालना है आपको? टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक, दूसरा पार्ट होगा, अगर m2g ग्रेटर देन m1g साइन थीटा हो जाए तब इक्वेशन आपको चेंज हो जाएंगे। m2g साइन थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए? m2g ग्रेटर देन m1g साइन थीटा हो जाए। ठीक, m2g साइन थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए? m1g हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक, देखो
तो आएगा इफ, इसका फर्स्ट पार्ट था ये, सेकेंड पार्ट हम लोग ऐसे बना लेंगे, इफ m2g ग्रेटर देन m1g इंटू साइन थीटा। ठीक, m2g की वैल्यू m1g साइन थीटा से ज़्यादा, जब आया कर बेटा कुछ खा हो लिया करो, है ना। और ये अगर नीड लगे तो इसको हटा लिया करो, कोई इशू नहीं है। ठीक, क्योंकि जो आप नाक से CO2 निकाल रहे हो वही फिर इनहेल करते हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो यहाँ शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। ठीक, चलो देखो, तो इफ m2g ग्रेटर देन m1g क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। m2g ग्रेटर देन m1g क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो इसको जब आप करोगे बेटा, अब की बार बॉडी किधर आएगी, सेकंड केस में ये वाला नीचे आएगा, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। सीधा सा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो डाउनवर्ड, जिसकी वैल्यू कम होगी वो अपवर्ड जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लेंगे, क्वेश्चन आपकी बार बनेगा m2g, कलर चेंज करना है, इस केस में आएगा बेटा m2g माइनस m2g, ये डाउनवर्ड आ रहा है अगर ए एक्सेलेरेशन से, तो m2g माइनस t, ऊपर की तरफ कौन काम करे, t, इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वल टू क्या होगा, m2 इंटू ए। दूसरा होगा बेटा t आगे की तरफ जा रहा है और ये m2g साइन थीटा नीचे लग रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ब्लॉक ऊपर जाने का मीनिंग हो गया t विल बी ग्रेटर देन m1g साइन थीटा, तभी ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, या कह लो फोर्स जिधर ज़्यादा होगा वो उधर की तरफ आपका बॉडी मूव करेगा। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए दैट मीन्स t माइनस कितना, m1g साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, m1 इंटू ए। टी यहाँ भी कैंसिल होगा। आपकी बात देखो क्या हो रहा है, m2g माइनस m1g इंटू साइन थीटा इक्वल टू m2a प्लस m1a। हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे बेटा, m1 यहाँ, तो भाई ये पॉजिटिव निगेटिव है तो m2 को बाहर ही पीछे ही रखेंगे। यहाँ से देखो a कॉमन है, यहाँ पे g कॉमन है, तो अब सीधा निकाल लें, समझ जाएंगे। तो आएगा यहाँ पे g m2 माइनस m1 इंटू साइन थीटा इंटू g इक्वल टू m2 प्लस m1, उसी टर्म में लिख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस आगे है, m2 आगे है, m1 पीछे है, तो उसी टर्म में आप यहाँ ले रहे हैं। ठीक, a की वैल्यू आएगी a इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू g, सॉरी m2 माइनस m1 इंटू साइन थीटा, अब इंटू हो गया g, साइन थीटा इंटू g। ये पढ़ लेंगे बेटा, रिपीट होने पे m2 माइनस m1 इंटू साइन थीटा इंटू g अपान m2 प्लस या m1 प्लस m2 का, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, m1 प्लस m2। ये एक्सीलेशन तब मिलेगा जब हमारा ये ग्रेटर है और ये वाला क्या है, स्मॉलर। ठीक, तो दोनों कंडीशन आप ख्याल कर लीजिए, जल्दी करिए लेकिन। क्वेश्चन दे दें, अच्छा लो। और एक चीज़ करेंगे आप लोग, थोड़ा सा जो भी आपके पास PYQ वगैरह हो या बुक्स वगैरह हो, थोड़ा सा जो करंट अपडेटेड इधर 10 ईयर के बिलो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पैटर्न को ज़्यादा फोकस करेंगे। पापा के ज़माने वाला नहीं कि 30 साल पहले वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय पैटर्न पूछने का अलग था, अभी के डेट में पैटर्न थोड़ा अलग है। ठीक, इसलिए थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न को ज़्यादा आप फॉलो करेंगे। जी बेटा, देखिए इनका एक क्वेश्चन है, बैठ जाओ। ये बैलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a की वैल्यू g से कम है, नीचे आ रहा है। हाउ मच मास शुड ही रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ द एक्सीलरेशन a। इसको कर लीजिए तो बताए। अच्छा, एक पूरा हो जाने दो। कर लिया, जल्दी करो। टेंशन का निकालना आपका काम है, टेंशन निकाल के लाइएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों साइड से सेम मिलेगा, लेकिन कंडीशन जो आपकी होगी वहां से क्वेश्चंस बदल जाएंगे।
ठीक। जब पहले ये ज़्यादा है वो कम है तो यहाँ पे जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो टेंशन आप इन्हीं क्वेश्चंस में एक्सीलेशन रखिएगा, घर पे लगा के लाइएगा। देखो 2024 का पहला जो अभी कॉन्सेप्ट बताया गया था उसी पे क्वेश्चन ही है। दो ब्लॉक हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और दूसरा आपका मूव कर रहा है, दोनों साथ साथ में। तो पूछा गया था फोर्स क्या एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑफ ए ऑन ब्लॉक बी, जो भी निकलवाया गया था एक्शन रिएक्शन, उसी पे 2024 का पहला क्वेश्चन ही है ये। ठीक, हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन है बेटा, एक बैलून है, सपोज दैट एक बैलून आपका है, इसमें कुछ मटेरियल फिल्ड किया गया है। ठीक, कुछ भी फिल्ड किया गया है, उसकी वजह से ये ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन ए की वैल्यू लेस देन आपका जी है, जी से कम है, जी के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है, लेकिन डाउनवर्ड आ रहा है। बोला क्या जा रहा है, ये ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, इसमें से कहा कितने मास को हम लोग रिमूव कर दें, कितना मास को उस बैलून से रिमूव कर दिया जाए कि जो बैलून डाउनवर्ड आ रहा था ना, अब वो बैलून पहले ए से डाउनवर्ड आ रहा था, ये अब ए से कहाँ जाने लगे, अपवर्ड जाने लगे, जितने से नीचे आ रहा था उतने से ऊपर जाने लगे। तो अब मान लो यहाँ से हमने इतना, जैसे यहाँ तक मास मान लो हमने भरा था पहले, कोई भी मटेरियल इसमें फिल किया तो जिसकी वजह से नीचे आ रहा था। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लो हमने कुछ को रिमूव कर दिया, थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा बचा तो उसकी वजह से कहाँ जाने लगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगा। अभी क्वेश्चन आप बना लो बेटा, क्या करिए आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। देखो ये आपका मान लो इसमें m मास आपने फिल किया था, पहले कितना मास किया था, m मास को आपने फिल किया था। अब यहाँ से m मास की वजह से कहाँ आ रहा था, वो डाउनवर्ड आ रहा था, क्या आ रहा है, डाउनवर्ड। जैसे बैलून का टेंडेंसी होता कहाँ जाना, ऊपर जाना, लेकिन वो आ रहा था नीचे की तरफ क्योंकि उसमें कुछ मास रहा होगा। ठीक, तो उसकी वजह से वो डाउनवर्ड आ रहा था। तो पहले केस में एक्सीलरेशन कितना काम कर रहा है, नीचे की तरफ, और mg भी कितना काम करता है, नीचे की तरफ काम करता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो g भी नीचे की तरफ है, g भी नीचे की तरफ है और a भी नीचे की तरफ है। यहाँ पे g नीचे की तरफ है और ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक, तो इसके लिए जो आपका इफेक्टिव करेंगे, तो जब अपोजिट डायरेक्शन यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो mg माइनस ma, mg माइनस क्या होगा, ma, f जो लगाएंगे mg माइनस सेम डायरेक्शन में क्या हो गया, ma के बराबर हो गया। वहाँ mg प्लस क्या हो गया आपका, ma के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, हमें निकालना ये है कि कितने मास को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए कि जितने से नीचे आ रहा था उतने से कहाँ जाने लगे, वो ऊपर जाने लगे। एक मिनट दिमाग लगाओ, कोई लोग लगता है नहीं तो हम बताएं फिर। सोचिए, कंडीशन है कि एक बैलून क्वेश्चन बोला गया बेटा, ये बैलून इज फिल्ड विथ मास m, इसमें जो मास भरा गया था वो m भरा गया था, उसकी वजह से वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा था ए एक्सीलरेशन से, कुछ एक्सीलरेशन यहाँ दिया गया ए एक्सीलरेशन से, और जब उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बोला गया कितना वहाँ से मास को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए कि वो फिर उतने ही एक्सीलरेशन से कहाँ जाने लगे, ऊपर की तरफ जाने लगे, उतने ही एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगे। तो दो इक्वेशंस हमको बनाना है। अब दोनों इक्वेशंस में आप क्या करिए, डिटरमाइन करिए क्या इक्वेशन बनेगा। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोच लीजिए, लग जाता है तो 100 बेटा, नहीं लगता तो फिर बताते हैं, जल्दी करिए। ये थोड़ा सा रिलेटेड आपको है बायोंट फोर्स से, आपने पढ़ा होगा। कोई भी चीज़ें आपकी होती है ना, जब उसमें एयर फील्ड होगा तो उसके ऊपर की तरफ क्या रहेगा, बायोंट फोर्स। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी बताया जाएगा आपको, गैसेस पढ़ेंगे वहाँ भी बताया जाता है। ठीक, आया उत्प्लावन बल, हाँ उसे कह लेते हैं फिलहाल, लेकिन स्पेशली तब वहाँ उत्प्लावन बल हम लोग बोलते हैं लिक्विड में जब कोई चीज़ डाली जाती है तो उस पर ऊपर लगने वाला। ऐसे ही गैसेस फॉर्म में भी आपको लगता है, गैस में भी। ठीक,
बताएं, किसी का लगा बेटा? कोई लोग लगा पाए? नहीं आया। देखो पहले मास सपोज दैट हमने m लिया था, इस पे मान लो जो बचा हुआ मास है वो m डैश है। तो अगर निकाला कितना उसमें से मास, ये बचा हुआ नहीं पूछा है, कितना निकाला गया वो पूछा गया है। तो उस केस में जब पूछा जाएगा तो इसमें से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। भाई जैसे आपके पास 500 की नोट थी, घर पहुंचे हुए आपके पास 200 बचा, तो कितना खर्च किया? 500 माइनस 200 करते हैं ना, तो टोटल मास m था। अब मास जो इसमें रिमेनिंग बचा हमने कंसीडर किया m डैश है, तो यानी m माइनस m डैश हमें निकालना है। अब करोगे कैसे? देखो जब भी बैलून है बेटा, इसमें गैस फील्ड होगी, तो इस पर एक ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगेगा या फिर बी। कौन सा फोर्स हम कह ले? बायोंट फोर्स कह लीजिए, ठीक। उत्प्लावन भी हिंदी में बोल लेते हैं। तो इस केस में यहाँ पे वो फोर्स तो दोनों केसेस में बैलून वही है, सेम साइज का है, तो वो दोनों केस में वही लगेगा। पहले केस में ये डाउनवर्ड आ रहा था, किधर आ था? पहले केस में ये डाउनवर्ड आ रहा था। डाउनवर्ड आने का मतलब जो वेट आपका उसका है वो बायोंट फोर्स से ज़्यादा है, तभी तो नीचे आएगा। भाई अभी आपको सिंपल सा समझाया, जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर ही बॉडी मूव करेगी। तो बॉडी हमारी mg यानी कि यहाँ डाउनवर्ड आ रहा है ए एक्सेलेरेशन से। किस एक्सेलेरेशन से? ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। तो उस केस में नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा बेटा वो mg माइनस बायोंट फोर्स या फिर भी इक्वल टू आपका होगा m इंटू ए एक्सेलेरेशन से आ रहा है। वेट इसका m है, तो इसका वेट जो काम करेगा mg, मास m है तो mg इस पे लगेगा। आपका इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, mg माइनस एफ बी बायोंट फोर्स इक्वल टू m इंटू कितना ए एक्सेलेरेशन से आ रहा था। ये पहला इक्वेशन बना लिया हमने। बोला इफ आफ्टर रिमूविंग द मास, ठीक, रिमेनिंग मास विल बी m डैश। बाद में मास कितना हो गया? m डैश हो गया। लेकिन अब ये किधर जाने लगा? ऊपर की तरफ ए से आने लगा। तो इसके लिए क्वेश्चन बनाओगे बेटा, इसका जो m डैश इंटू जी है ये नीचे तो लग ही रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है ना। ऊपर जाने का मतलब की बार ये वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो अब की बार लिखेंगे एफ बी माइनस एम डैश इंटू जी इक्वल टू m इंटू एम डैश इंटू ए। एम डैश रिमेनिंग मास है बेटा। कौन सा मास है? एम डैश हमारा रिमेनिंग मास है। इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ लो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, यहाँ देख लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन जो बनाया आपने और जो आपने सेकेंड इक्वेशन बनाया, इन दोनों को क्या करिए आप? ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? अगर दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो mg माइनस एफ बी, ये प्लस माइनस में है और ये प्लस में है। एफ बी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यहीं लिख दें यार, हो सकता है वहाँ आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, तो जाओ यहीं लिख देते हैं। इस वाले के लिए क्वेश्चन आप बनाओगे तो आएगा, देखो ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया एफ बी माइनस एम डैश इंटू जी इक्वल टू एम डैश इंटू ए। अब पास पास रहेगा तो समझना आसान होगा। ये दोनों एफ बी क्या हो गया? कैंसिल आउट। बचा आपका बेटा एम जी माइनस एम डैश इंटू जी इक्वल टू एम ए और क्या प्लस एम डैश इंटू ए। हमें चूंकि एम डैश की वैल्यू निकालनी है बेटा, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन नहीं करना है, एम डैश चाहिए हमें। तो एम डैश को एक साइड में करो, इसको इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो आएगा बेटा एम डैश इंटू जी प्लस एम डैश इंटू ए इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। ठीक, एम डैश कामन करो, यहाँ से एम डैश कामन होगा तो जी प्लस कितना ए इक्वल टू, यहाँ से कामन कर, यहाँ कामन एम होगा तो जी माइनस ए इंटू एम। ठीक, एम डैश की वैल्यू हो गई बेटा जी माइनस ए इंटू एम अपान जी प्लस ए। ये एम डैश आ रहा है, ये रिमेनिंग मास है। कितना मास इस बैलून में अब बचा हुआ है, ये मास है। हमें पूछा गया बेटा कितना उसने निकाला गया उसमें, तो रिमूविंग मास, मास आप ये ऐसे कर लो, रिमूव्ड मास कर लो सीधे। सो रिमूव्ड मास पूछा गया क्वेश्चन में, यही पूछा था ना बेटा, कितना मास क्या किया उसने? रिमूव कर दिया। कुछ नहीं है ना, कितना मास को, हाउ मच मास, ठीक, शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट, ठीक है, दस क्या बोला है, इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एक्सेलेरेशन, ये उतने एक्सेलेरेशन से ऊपर जाए, कितना मास रिमूव किया गया, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो यम डेल्टा यम की वैल्यू जो होगी यम माइनस एम डैश जो था माइनस जो बचा हुआ है वो, ठीक,
जल्दी समझो क्योंकि सर आगे होंगे। यम माइनस एम डैश की वैल्यू आ रही है बेटा जी माइनस ए इंटू एम अपान जी प्लस ए। एलसीएम होगा बेटा जी प्लस ए एलसीएम होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एम जी प्लस एम ए, इसको जरा ऊपर करो, ओपन करो, माइनस कितना एम जी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस एम ए। देखो ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, बचा 2ma, कितना बचा 2ma अपान जी प्लस ए। ये डेल्टा क्या वैल्यू आई एम। देखो इस सम में कोई ऑप्शन है बेटा 2ma अपान जी प्लस ए, पहला ऑप्शन यही है, चेक कर लो। समझा फिर से बताएं। हाँ लेट हो रहा है, जल्दी समझ लीजिए भाई। बैलून ऐसा सुन लो, पहले लिखना, बैलून ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा था, नीचे आने का मतलब जो हो गया ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उससे नीचे ज्यादा रहा होगा। ऊपर जो लगता है उसी को हम लोग बायएंड फोर्स कहते हैं। बस सर एक सेकंड एक क्वेश्चन है, ठीक। तो उस केस में वो वाला फोर्स क्या था, कम था, नीचे वाला ज्यादा था, इसलिए नीचे आ रहा। तो पहला इक्वेशन बनाया एम जी माइनस एफ बी इक्वल टू एम ए, बायएंड फोर्स ऊपर लगने वाला और वेट नीचे वाला, तो नेट फोर्स हो गया एम जी वेट माइनस बायएंड फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। दूसरा है हमने इसमें से कुछ मास को हटा दिया, निकाल दिया, उसके बाद बैलून नीचे आने बजाय कहाँ जाने लगा, ऊपर जाएगा तब जब ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो और नीचे लगने वाला वेट कम हो। तो ऊपर एफ बी माइनस एम डैश इंटू जी, मान लो बचा हुआ मास एम डैश है, एफ बी माइनस एम डैश इंटू जी इक्वल टू एम डैश इंटू ए। अभी भी एक्सीलरेशन वही है क्वेश्चन में, तो एफ बी माइनस एम डैश इंटू जी इक्वल टू एम डैश इंटू ए। देखो बेटा एफ बी दोनों कैंसिल हो गया, एम जी माइनस एम जी डैश एम डैश जी इक्वल टू, ये दोनों जोड़ लिया एम ए प्लस एम डैश इंटू ए, कॉमन लिया, यहाँ से आपको जी कॉमन होगा और वहाँ से लेके हमें कॉमन नहीं अभी करेंगे क्योंकि एम डैश की वैल्यू निकालना था। एम डैश वाले को एक साइड में कर लो और एम वाले को एक साइड में कर ले। देखो एम डैश यहाँ था, एम डैश यहाँ था, हमने इसको इधर ले लिया तो ये आ गया एम डैश जी प्लस एम डैश ए इक्वल टू, इसको इधर कर लिया तो एम जी माइनस एम ए हो गया। देखो इनमें से कॉमन एम डैश, इनमें से कॉमन एम, तो एम डैश कॉमन क्या जी प्लस ए इक्वल टू जी, यहाँ तो जी माइनस ए बचा, जी माइनस ए इंटू एम, तो एम डैश की वैल्यू आ गया जी माइनस ए इंटू एम अपान ये वाला नीचे चला गया जी प्लस ए। अब हमें चाहिए था कितना मास निकाला है, तो टोटल मास एम था, बचा मास एम डैश है, तो एम माइनस एम डैश, अब यहाँ से एम माइनस एम डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, एलसीएम लिया, जो कटने वाला था काट दिया, वैल्यू हमारा इतना मास को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, आप कल पूछ लेना बेटा, ठीक। जय सर, बच्चे क्वेश्चन पूछ लेना सुना। नहीं, आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है कि फिजिक्स अगर सवाल स्टार्ट हाँ रोक सकते हैं। प्लेस कहाँ पे हमें खोलना है वो देखना है कि सर प्लेस अगर मान लीजिए मेरा ही है पर्सनल या कोई रूल है ट्रस्ट करते नीचे गए मेरे सामने तब तो हमें अभी कोई तो है। नहीं, बाहर अगर लेना है तो उसको भी हम देख के जाते हैं कि अगर मैं